पहले बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, भारत में संघवाद के हालिया रुझान के तहत संघात्मक प्रणाली की। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि संघात्मक प्रणाली किसे कहते हैं। संघात्मक जो प्रणाली है यानी फेडरल जो सिस्टम है, वो जो शब्द है वो संघ और वाद यानी यूनियन और वाद शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें संघ का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को एक में जोड़ने या मिलाने की प्रक्रिया। यानी कहने का मतलब यह कि फेडरल जो शब्द है वो इस चीज को सिंबल करता है कि दो चीजों को आपस में मिलाने की जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस हमारी क्या होती है, संघ के दायरे में आती है। यानी जोड़ने की जो प्रोसेस है, वो जोड़ने की प्रोसेस, चाहे आप किसी के साथ समझौता करके जोड़ रहे हो, आप किसी के साथ शर्तें या फिर बात करके आप कन्वर्सेशन करके किसी को जोड़ रहे हो अपने साथ, तो जोड़ने की जो प्रोसेस है उसको हम यूनियन के तहत हम उसको रखते हैं। लेकिन वाद क्या है, वाद जैसे आपने देखा होगा मार्क्सवाद, पॉलिटिकल साइंस में मार्क्सवाद आपने पढ़ा होगा, उदारवाद आपने पढ़ा होगा। तो वाद क्या है कि किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर दिशा में देने की जो प्रोसेस है उसको हम वाद की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हम मार्क्सवाद बोलेंगे तो मार्क्स के विचारों का एक पूरा जो एक सिनेरियो है, या मार्क्स के विचारों का एक जो पूरा जो ऑल ओवर जो एक वो है, एक पिक्चर है या फिर एक पूरा एक ऑरा है, तो उस ऑरे को हम मार्क्सवाद की श्रेणी में रखते हैं। यानी वाद किसी भी चीज की दिशा को इंडिकेट करता है। हम जैसे बोलते हैं इस दिशा में जाना है तो हम बोलेंगे वाद। तो कहने का मतलब संघवाद, एक संघवाद के तहत जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई जोड़ने वाली दिशा, तो फेडरल सिस्टम कहीं ना कहीं दो राज्यों या बहुत सारे प्रांतों को जोड़ने की जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम संघवाद की श्रेणी में रखते हैं, यानी फेडरल सिस्टम के श्रेणी में रखते हैं। इसमें हम बात करते हैं जैसे कि इसके बहुत बेसिक चीजें होती हैं। जैसे हमने बोला कि भाई ठीक है, इंडिया क्या एक फेडरल कंट्री है, लेकिन फेडरल कंट्री होने के लिए भी कुछ बेसिक बुनियादी आधार होने जरूरी हैं। जैसे अमेरिका को हम देखते हैं कि अमेरिका एक बहुत क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे संघात्मक प्रणाली की जितनी भी सारी बुनियादी जो उसके आधार हैं, वो आधार हमें अमेरिका में पूरी तरीके से देखने को मिलते हैं। भारत को भी हम संघात्मक कहते हैं और भारत को हम संघात्मक कहते हैं, और भारत के संदर्भ में कहीं ना कहीं कुछ विशेषज्ञ बोलते हैं कि भाई ये एकात्मक है या फिर कम संघात्मक है, जिसपे अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई वो कौन कौन से आधार हैं जिन आधारों के बिहाफ पे हम ये मानेंगे कि भाई ये कंट्री क्या है, संघात्मक है। तो उन आधारों में हम सबसे पहले बात करते हैं दोहरी शासन प्रणाली, दूसरा आधार है शक्तियों का विभाजन, और तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता, और चौथा आधार है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, और पांचवा आधार है दोहरी नागरिकता। तो हम भारतीय संदर्भ में देखते हैं कि ये जो बेसिक आधार हैं, ये बेसिक आधार बेसिकली संघात्मक व्यवस्था के लिए जरूरी हैं। जिस किसी भी कंट्री में इस प्रकार के आधार हमें देखने को मिलेंगे, उस कंट्री को हम संघात्मक श्रेणी में रखेंगे। भारत में देखते हैं कि क्या ये आधार फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोहरी शासन प्रणाली की। भारत में देखते हैं हम कि भारत में दोहरी शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले समझते हैं कि दोहरी शासन प्रणाली क्या है। जब दो शासक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो उसको हम द्वैध शासन या दोहरी शासन प्रणाली का हम बात करते हैं। भारत में आपने देखा होगा जैसे संवैधानिक विकास होता है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसके तहत सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली भारत में लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली का मतलब क्या है, पहले तो ब्रिटेन से यहाँ पे शासन चलाया जा रहा था, ब्रिटेन की महारानी यहाँ पे शासन चला रही थी, और यहाँ की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको उस तरीके के राइट नहीं थे। यानी यहाँ पे जो सरकार थी इंडिया में, जब इंडिया क्या था, कॉलोनी था किसकी, ब्रिटिश की, तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 1919 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1919 में सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली भारत में आई थी, क्योंकि ब्रिटेन से यहाँ पे शासन जो हो रहा था वो क्या है, सेंट्रलाइज शासन था। लेकिन 1919 के द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ पे जो यूनियन जो टेरिटरीज हैं, या जो यहाँ पर जो राज्य हैं, उन राज्यों को भी यहाँ पे राइट दिए गए। कहने का मतलब क्या है कि राज्यों को भी शासन चलाने की पूरी आजादी दी गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो यानी एक ही साथ अगर दो शासन प्रणालियां चल रही हैं या दो एग्जीक्यूटिव पावर हम देखते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर दो किसी भी शासन प्रणाली में एक साथ चल रही है, तो वहां पे दोहरी शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है। भारत में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत हमने देखी, लेकिन दोहरी शासन प्रणाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच हमें शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। केंद्र के विषय हमें अलग देखने को मिलते हैं और राज्य सरकारों के विषय हमें अलग देखने को मिलते हैं। अगर हम दोहरी शासन प्रणाली की बात करें तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भाग 5 में हमें अनुच्छेद 52 से 78 तक हमें कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव की जो पावर है, उसकी शासन प्रणाली किस तरीके की होगी, उसका संपूर्ण ब्यौरा हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर राज्य सरकारों की हम बात करें तो भाग 6 में, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है।
तो कुल मिलाकर के दोहरी शासन प्रणाली के आधार पर भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली हमें देखने को मिलता है। और ये जो इसका आधार है वो भारत को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है कि भाई संघात्मक दोहरी शासन प्रणाली के आधार पर भारत क्या है, दो तरीके से शासन प्रणाली चलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों के विभाजन में भी जैसे हम बात करते हैं कि भाई केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, तो भारत में भी शक्तियों का विभाजन हमें यूनियन लिस्ट के तहत देखने को मिलता है, स्टेट लिस्ट के तहत देखने को मिलता है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये 3 विषय हैं, इनके तहत शक्तियों का विभाजन हमें देखने को मिलता है। देखो, संघात्मक शासन प्रणाली की जो एक बेसिक जो बुनियादी जो एक इसकी विशेषता है, हम समझौता कर रहे हैं। देखो, ये तो पढ़ने वाली बातें होंगी, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो दोहरी शासन प्रणाली का मतलब ये है कि हमने जैसे स्टार्टिंग में अर्थ के आधार पे बोला था कि दो चीजों को एक साथ जोड़ने की प्रोसेस क्या है, संघात्मक है। जैसे हमने अर्थ बोला था, तो दो लोगों को हम कैसे जोड़ेंगे, हम 2 शासन प्रणालियों का जिक्र करेंगे, साथ ही साथ हम शक्तियों को क्या करेंगे, बांटेंगे। एक शक्ति किसी एक को दे देंगे, दूसरी शक्ति किसी दूसरे को दे देंगे। अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो संघात्मक प्रणाली का जो बुनियादी अर्थ है उस अर्थ को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, दोहरी शासन प्रणाली भी दोनों को जोड़ने की प्रोसेस के रूप में क्या कर रहा है, अपने आप के प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही साथ शक्तियों का विभाजन भी दोहरी शासन प्रणाली में हमें देखने को मिलना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर शक्तियों का विभाजन नहीं होगा तो फिर 2 सरकारें कैसी होंगी। और संघात्मक शासन तो हमें कहता है कि 2 सरकारें होनी चाहिए, 2 गवर्नमेंट होनी चाहिए। अगर एक ही गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, वो संघात्मक शासन नहीं होगा। जैसे हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में संघात्मक शासन नहीं है, वहां पे एकात्मक शासन है। वहां पे जो सारे ऑर्डर हैं या जो पूरी पावर है वो केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकारों के पास वहां पे नाम मात्र की क्या है, शक्तियां हैं। अमेरिका के संदर्भ में बिल्कुल इसके अपोजिट है, क्योंकि अमेरिका एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है और बेस्ट शासन प्रणाली है। तो अमेरिका में जो शक्तियों का विभाजन है वो बहुत बड़े स्तर पे हमें देखने को मिलता है। कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं, न्यायपालिका की शक्तियां क्या हैं, राज्य और केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की शक्तियां क्या हैं। तो जिस तरीके से शक्तियों का विभाजन अमेरिका में है, भारत में भी उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है। और भारत में जो संघ सूची है, उस संघ सूची में 1950 में जैसे 97 विषय रखे गए थे, जबकि वर्तमान में अभी 100 विषय हैं। तो भारत की संघ यानी संघ सूची है जिसमें केंद्र सरकार क्या करती है, कानून बनाती है संघ सूची के विषयों पे। उन पे वर्तमान में 100 विषय हमने रिजर्व करे हुए हैं, जबकि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय 97 सब्जेक्ट हमने इसके तहत रखे थे। उसके बाद राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में 1950 में 66 विषय थे, जबकि प्रेजेंट टाइम में 61 विषय हैं। अब केंद्र सरकार 100 विषयों पर कानून बना सकती है संघ सूची के तहत, जबकि राज्य सूची के तहत जो राज्य सरकार है वो 61 विषयों के तहत कानून बना सकती है। वहीं अगर हम समवर्ती सूची की बात करें जिसपे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, तो समवर्ती सूची में पहले 50 विषय थे, अभी प्रेजेंट टाइम पे 52 विषय हैं। तो इस तरीके से हम शक्तियों के विभाजन की बात करें तो भारत में शक्तियों का विभाजन एक बहुत बढ़िया स्तर पे हमें देखने को मिलता है और जस्टिफाई करता है कहीं ना कहीं कि ये एक संघात्मक शासन प्रणाली है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो 3 बॉडी हैं उनकी शक्तियों का बंटवारा हमें देखने को मिलता है। और बंटवारा अगर देखने को मिलता है तो यानी क्या क्या होगा, कानून सर्वोच्च होगा। कानून की सर्वोच्चता का मतलब क्या है कि कार्यपालिका अपनी सीमाओं में रह करके काम करेगी, विधायिका अपनी सीमाओं में रह करके काम करेगी और न्यायपालिका अपनी सीमाओं में रह करके काम करेगी। अब सीमाओं में रहकर काम करने का मतलब क्या है कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से लिखे हुए हैं और एग्जीक्यूटिव उससे बाहर नहीं जा सकती है। यानी एग्जीक्यूटिव की यानी कार्यपालिका के एक जो दायरा है वो दायरा फिक्स हो गया है। जैसे हम बात करते हैं जस्टिस की, हम बात करते हैं तो न्याय शब्द क्या है, न्याय शब्द जज से लिया गया शब्द है और न्याय का मतलब होता है बंधन या बांधना। अगर प्लेटो जैसे बोलता है कि अधिकार और कर्तव्यों को लेकर के हम अगर सही तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो हम जस्टिस को क्या कर रहे हैं, जस्टिस को हम लागू कर रहे हैं, इंटरनल जस्टिस की वो बात करता है। तो यहां पे भी इसी तरीके की चीजें आप कोरिलेट कर सकते हैं कि कार्यपालिका यानी न्याय क्या करता है, लोगों को अपने दायरे में रखने की बात करता है। जैसे हम न्यायपालिका के पास जाते हैं, 2 लोगों के बीच तकरार होती है तो तकरार होने से न्यायाधीश देखते हैं कि भाई किस व्यक्ति ने किसके अधिकारों और क्षेत्रों में सेंध लगाई है, उस आधार पर उसको अपराधी साबित करता है। तो अब सेंध लगाने का मतलब क्या है, वो देखता है कि भाई इसके अधिकार और कर्तव्य ये नहीं थे। अब अधिकार और कर्तव्य कहाँ लिखे गए हैं, कानून में लिखे गए होंगे या उसकी बाउंड्री जो बनी होगी वहां लिखे होंगे, वहां उसमें निर्धारित किए गए होंगे। तो इस तरीके से संविधान सर्वोच्चता का मतलब ये है
कि हमने अगर आपको विषय दिए हैं तो आप उससे बाहर नहीं जाओगे। 3 बॉडीज हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इनके कामों का पूरा ब्यौरा संविधान में दिया गया है और उससे बाहर ये कहीं भी जा नहीं सकते हैं। तो यानी इनके जो खूंटे हैं वो खूंटे निर्धारित किए गए हैं भारतीय संविधान में, और वो खूंटे कौन निर्धारित कर रहा है? संविधान कर रहा है। तो इसलिए क्या है, संविधान क्या है? सर्वोच्च है। संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है जो संविधान में निहित होता है। इसके तहत केंद्र सरकार, इकाई सरकार तथा सरकार विभिन्न अंग किसी भी स्थिति में संविधान के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकते। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई संविधान के अगेंस्ट कोई भी जो बॉडीज है संविधान की, या कोई भी जो अंग है वो संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, उसी के हिसाब से वो काम करेगा। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो संविधान की सर्वोच्चता के तहत जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 13 में क्या है कि कानून को शामिल करके एक बहुत ज्यादा व्यापक रूप दिया गया। आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान, संसद कानून बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन संसद उन्हीं कानून को बनाएगा जो कानून व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना कर रहे हैं। तो यानी इस तरीके से कानून, संसद के कानून बनाने की सीमाओं का निर्धारण भी आर्टिकल 13 करता है। इसी तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो इनकी सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं, और इनकी सीमाओं का निर्धारण कौन कर रहा है? संविधान कर रहा है। तो इसलिए संविधान सर्वोच्च है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो विशेषता है संघात्मक शासन की, वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। अब देखो, हमने संविधान की सर्वोच्चता की बात करी, लेकिन हम न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात करें तो कुछ मामलों में न्यायपालिका को भी हमने सुप्रीम पावर दी हुई है। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की जाती है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना है। कहने का मतलब यह है कि भाई जो भी संघात्मक शासन प्रणाली होगी उसके अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, और उसका काम क्या होगा? संविधान की वो क्या करेगा? प्रॉपर व्याख्या करेगा। तो भारत में भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्य असंवैधानिक घोषित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ ऐसे कानून या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रही है जो संविधान के अगेंस्ट है, जो संविधान के विरुद्ध है, तो उन एक्टिविटीज पे क्या कर सकती है? न्यायपालिका कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसी मामलों में भी न्यायपालिका को हमने सुप्रीम पावर दी हुई है। भारत के संविधान के अनुसार देश की अदालतों उन कानूनों को रद्द कर सकती है जिन्हें वे अमान्य पाते हैं। ये मैं अभी बता चुका हूं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जबकि उच्चतम न्यायालयों के तहत आर्टिकल 32 और आर्टिकल 36 के तहत न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार का मतलब यह है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उस कानून को दोबारा से जांच पड़ताल करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका को दिया हुआ है। अगर संसद किसी कानून को बेकार बनाती है, बेकार बनाने का मतलब यह है कि कोई कानून ऐसे बना दिया जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में संसद क्या, न्यायपालिका क्या कर सकती है? संसद को निर्देश दे सकती है कि आपने ये जो कानून बनाया है वो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट हैं उनको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो आप जहां पर ये फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है आप इसको हटा दीजिए। तो इस तरीके की पावर्स भी हमने न्यायपालिका को दी है। तो न्यायपालिका इन मामलों में भी क्या है? सर्वोच्च है। तो हमने देखा कि भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी पाई जा रही है, दोहरी नागरिकता भी पाई जा रही है। साथ ही साथ हमने जिक्र किया शक्तियों का विभाजन की जो प्रोसेस है वो भी भारत में देखने को मिल रही है। और लास्ट जो एक विशेषता इसकी आती है वो है दोहरी नागरिकता। तो भारत में अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो भारत में दोहरी नागरिकता देखने को नहीं मिलती है। आर्टिकल 9 नागरिकता के संदर्भ में दोहरी नागरिकता को पूरी तरीके से खत्म करता है। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने वाला कोई व्यक्ति, उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इस मामले में भारत कहीं ना कहीं संघात्मक शासन प्रणाली के हिसाब से काम नहीं करता है। एक ये विशेषता है जो संघात्मक प्रणाली के हिसाब से भारत में सटीक नहीं बैठती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रोविजंस है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है, एक नागरिकता तो राज्यों की है, जैसे हम उत्तराखंड के हैं तो हम बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आप कहाँ के हैं, तो हम बोलते हैं हम इंडियन हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सबसे पहले वो बोलेंगे हम उत्तराखंडी हैं, और फिर वो बोलेगा हम क्या है? अमेरिका में। तो यानी वहां पे दोहरी नागरिकता का इस तरीके से प्रावधान है। और इसी आधार पर अमेरिका को बेस्ट संघात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली के सभी गुण जो उसकी बेसिक विशेषता है वो पाई जाती है। तो इस तरीके से हमने संघात्मक शासन प्रणाली के तहत भारत का देखा कि भारत का संघात्मक शासन प्रणाली के तहत जो बुनियादी जो इसकी विशेषताएं हैं, भारत बहुत काफी हद तक इसको फुलफिल करता है। दोहरी नागरिकता के संदर्भ में भारत कहीं ना कहीं इस चीज को लागू नहीं करता है, लेकिन और सारी विशेषताओं के चलते हम इसको संघात्मक शासन प्रणाली में रखते हैं, क्योंकि और सारी विशेषताएं क्या है भारत की, क्या है, बहुत मजबूती से अपना दावा ठोकते हैं कि वो एक संघात्मक शासन प्रणाली है। उसके बाद हम अगर संघात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में
विद्वानों और जो उच्चतम न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं कि भारत क्या संघात्मक शासन प्रणाली है कि नहीं है, इसको हम उस कैटेगरी में रखें कि ना रखें, तो इसके संदर्भ में भी हम कुछ विचारकों के विचार देख लेते हैं। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय की समय-समय पे क्या व्याख्या रही है, इसको भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीडी बसु के अनुसार भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है, ना पूर्णतः एकात्मक। ये कह रहे हैं, डीडी बसु कह रहे हैं कि भारतीय जो संविधान है, वो पूरी तरीके से क्या है, संघात्मक भी नहीं है और एकात्मक भी नहीं है, दोनों का क्या है, मिश्रण है। उसके बाद प्रोफेसर हिरियर कह रहे हैं, भारत का नया संविधान ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जो लगभग अर्धसंघात्मक है। अब देखो, अर्धसंघात्मक इस संदर्भ में कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मामलों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर है। साथ ही साथ कानून बनाने के संदर्भ में भी संविधान को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 368 के तहत आपने देखा होगा संवैधानिक संशोधन की शक्ति, और राज्यों को इस संदर्भ में संविधान संशोधन के संदर्भ में या संविधान के संदर्भ में राज्यों को इस तरीके की शक्तियां हमें कम देखने को मिलती हैं। तो इस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि अर्धसंघात्मक टाइप की प्रोसेस है। तो ऐसे कौन कह रहे हैं? ऐसे कह रहे हैं प्रोफेसर हिरियर कह रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मारस जॉनसन के अनुसार, इन्होंने द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में कहा है कि भारतीय व्यवस्था एक सहमति वाला संघ है। सहमति वाला संघ का मतलब कि भाई दोनों का मिला जुला है, कि राज्य भी सहमत हैं कि केंद्र जिस तरीके से उसको रोटेट कर रहा है, या केंद्र की जो शक्तियां, केंद्र को ज्यादा दी गई हैं शक्तियां कुछ मामलों में, तो राज्य भी क्या कर रहा है, उसमें सहमति भरता है। राज्य अपनी डिग्निटी या अपनी पावर को लेकर के क्या नहीं करता है, केंद्र के साथ इस संदर्भ में टकराव नहीं करता है। तो इस संदर्भ में सहमति वाले संघ की बात कर रहे हैं जॉनसन। अगर हम न्यायालय के द्वारा कुछ विवादों को देखें तो पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ विवाद एक हमें देखने को मिलता है। इसमें न्यायपालिका के द्वारा जो व्याख्या दी है वो कहते हैं कि सभी संशोधन संसद द्वारा किए गए हैं और राज्यों के इस संदर्भ में कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। साथ ही साथ राज्यों के पास संघ सरकार की अपेक्षा कम शक्तियां हैं और संघात्मक राज्यों में प्रांत व इकाइयों के अनुसार राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट के तहत, जैसे हम जैसे यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरीज में उनका एक अपना अलग संविधान होता है और ये पावर किसके पास है? यूनियन टेरिटरी को कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो ये कह रहा है कि ये पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ विवाद के तहत न्यायपालिका इस तरीके से व्याख्या करती है। तो इसके तहत तो कहीं ना कहीं केंद्र के पास ज्यादा पावर है और राज्यों के पास कम पावर देखने को मिलती है। उसके बाद राजस्थान बनाम संघ राज्य में जो विवाद होता है उनमें सभी न्यायपालिका द्वारा कहा जाता है कि सभी जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकारों की उपेक्षा में ज्यादा पावरफुल है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इसी प्रकार के जो विवाद हैं, जैसे एएस बंबई बनाम भारत संघ विवाद, इसमें भी इसी तरीके की व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा देखने को मिलती है। तो एटलीस्ट आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो ही गया है। इसमें हमने देखा कि भाई हमने बेसिकली ये समझने की कोशिश की कि भारत में संघात्मक शासन, हम भारत को एक संघात्मक शासन प्रणाली क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के लिए जो बुनियादी विशेषताएं निहित की गई हैं वो भारत उनको क्या करता है, लागू करता है, या भारत में वो पाई जाती हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि भारत को हम संघात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में जो विद्वान हैं या जो न्यायपालिका है वो किस तरीके का अपना आउटपुट दे रही है, किस तरीके से बात कर रही है कि भाई भारत में संघात्मक शासन प्रणाली हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।